नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव का शुरुआत करेंगे हम और इसमें दिन भर की बड़ी खबरें होंगी जिनमें हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। दिल्ली का रुख करेंगे जहां पर दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और इसके साथ ही स्थायी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के आज चुनाव होना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं नितिन चौधरी। दिल्ली में मेयर पद चुनावों के लिए नगर निगम की जो चुनावों की कार्रवाई थी उसे हंगामा के बाद स्थगित कर दिया जाता है। साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों को एक दूसरे में कुर्सियों को उठाकर वहाँ पर जो है आपस में जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहाँ पर कुर्सियाँ उठाकर जो है शुरू कर दी जाती है और साथ ही जिस तरीके की जो यहाँ पर कार्रवाई थी आज उसे स्थगित कर दिया जाता है। साथ ही आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पार्षद उनकी 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर को देखते हुए कि मेयर पद के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को भी उतारा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा का ऐलान किया गया था तो उसे जो है सदन को आम आदमी पार्टी और भारत में बीजेपी की जो है आपस में पार्षदों में जो है कुर्सियाँ भी एक दूसरे में जो है मारपीट का भी वीडियो सामने आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो है सदन के अंदर आज जो ऐसी आम आदमी पार्टी की जो वीडियो जो सामने आई है देखने को मिली है कि आम आदमी पार्टी जो है पार्षद जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे को कुर्सियां बजाई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके को जो है भारतीय जनता पार्टी घेरने के लिए तैयार थी। लेकिन उधर से आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है, बयान में उन्होंने यही कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है एमसीडी चुनावों में, एमसीडी चुनाव जीती है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हराया, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली में छोटी सरकार का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये बवाल हो गया और बवाल ने क्या सवाल खड़े किए बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। आज एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन अचानक सदन में शपथ ग्रहण को लेकर जो कुछ हुआ उसे मर्यादापूर्ण तो कहा ही नहीं जा सकता। जाहिर है जिस तरह से पार्षदों ने कुर्सियां चलाई, लात घूंसे चलाए और धक्का मुक्की की, वो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये पार्षद हैं या गुंडे। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, इससे पहले विधानसभाओं में भी इस तरह का घटनाएं देखने को मिलती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी है कि आखिर इस तरह की अमर्यादित घटनाएं सदन के भीतर होती हैं तो होती कैसे। इस सवाल के जवाब के साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर जनता इस तरह की कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो चुनती क्यों। कैमरामैन निक्की के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मुंबई से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं और कितनी सफलता हासिल हो रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली तो उसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री के 2 दिनों के मुंबई दौरे का हासिल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयूज की तैयारी हो रही है और इन सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा फरवरी महीने में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में। बैंकर्स, फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों से हुई मुलाकातों का नतीजा सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के खाते में दर्ज होता दिखाई दे रहा है और योगी सरकार ने जो तय किया है कि 17 लाख करोड़ का एमओयू वो इस इन्वेस्टर समिट में करेगी, तो उसमें काफ़ी करीब तक पहुंचती हुई योगी सरकार अब दिखाई देने लगी है। अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 12 लाख करोड़ तक के निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयू बन रहा है, एमओयू तैयार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अगर ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट इस बार उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है उनमें से आडवाणी ग्रुप की पीपीपी मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेज पॉलिसी है वो अडानी ग्रुप को काफ़ी पसंद आई है। बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज बनाएगा अडानी ग्रुप। रैमकी ग्रुप कानपुर लखनऊ के बीच में बनाएगा सैटेलाइट सिटी। टाटा सन्स ने ऐलान किया है कि हर शहर में
वो एयर इंडिया की उड़ान पहुंचाएगा और गोदरेज समूह का बाराबंकी में जल्द ही कारखाना खुलने वाला है। नए शहर के विकास में वो सहभागी बनने के लिए तैयार खड़ा है और लोढ़ा ग्रुप अयोध्या और वाराणसी में आवास परियोजनाएं लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट 2023 का फरवरी महीने में होने वाला इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में रोजगार, विकास और तरक्की की तमाम इबारतें लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। एक बार फिर आईटी की कार्रवाई से हड़कंप सा मच गया है। कारोबारियों में एक भूचाल सा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कारोबारियों समेत बिल्डरों में, रोडवेज कॉन्ट्रैक्टरों में और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टरों में, सप्लायरों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। दरअसल आज सुबह करीब 5 बजे से आईटी की टीम करीब 20 ठिकानों पर दबिश दे रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। रायपुर राजधानी समेत कई जिलों में, दुर्ग, भिलाई, ऐसे कई जिले हैं जहां पर आईटी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। इतना ही नहीं, आईटी द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स की चोरी की है, सूचना मिलने के आधार पर कल से ही राजधानी रायपुर में 200 से 300 इनकम टैक्स अधिकारियों का जमावड़ा हुआ है। इसी के तहत ये आईटी की कार्रवाई बड़ी मात्रा में चल रही है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आईटी की चोरी बहुत भारी मात्रा में हो रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, बिल्डरों के यहाँ ट्रांसपोर्टरों के यहाँ और इस प्रकार से कई सप्लायर हैं जो कोल माइंस के, उनके यहाँ आईटी की दबिश अभी भी लगातार जारी है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। दिल्ली के कांझावाला केस में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अंजलि के साथ जो हुआ उसको लेकर के पूरा देश आक्रोशित है और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस पर तमाम सारे सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक ताजा नया खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र के कंझावला में कार से घसीटकर हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि उस दौरान कार में 5 नहीं 4 लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जो कार थी वो आरोपी आशुतोष की थी, जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में एक 7वां आरोपी भी है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी की रात बोलेरो कार में केवल 4 आरोपी ही सवार थे। दीपक खन्ना, जिसने घटना के दौरान कार चलाने की जिम्मेदारी ली थी, वो नहीं था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कार चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। पुलिस के मुताबिक दीपक इस मामले में गिरफ्तार है, इसलिए इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने पुलिस को गुमराह किया है। केस में आपराधिक साजिश रचने की धारा पहले से लगी हुई है। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जो कार थी वो आशुतोष की थी, जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं जो 7वां आरोपी है अंकुश खन्ना, वो फिलहाल फरार चल रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अंकुश खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस अपने दावे पर कितना खरा उतरती है और कितनी जल्दी अंकुश को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। जोशीमठ में जमीन धंसने और दीवारों में दरार आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसको लेकर के प्रशासनिक अमले की क्या कुछ तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ही संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन की 6 टीमें लगातार प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही है। अभी तक 93 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार इस मसले पर गंभीर है और सर्वे टीमों का इंतजार कर रही है कि उनकी तरफ से किस प्रकार की रिपोर्ट दी जाती है, क्योंकि भूवैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की टीम वहाँ पर पहुंची है, जो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही है, स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर कर रही है कि किस प्रकार से इस जोशीमठ के भू धसाव को रोका जाए, क्योंकि शहर के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि इस पौराणिक शहर को बचाया जाए, जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसका निदान निकाला जाए। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ निर्णय और क्या कुछ स्टेप राज्य सरकार की तरफ से लिए जाते हैं। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, जोशीमठ।
वही जोशीमठ में लगातार घट रही घटनाओं को लेकर के अब सरकार भी चिंतित है और इसको लेकर के तमाम सारे सर्च भी किए जा रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके के सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, किस तरीके के उसको लेकर के तैयारियां तेज की हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। जोशीमठ के ऊपर खतरा मंडराने लगा है और वहां पर प्रशासन अब संजीदगी के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ है वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सतीश जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जोशीमठ के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि जोशीमठ खतरे की जद में है, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको क्या लगता है सर? आपने तो वहाँ का पूरा अध्ययन भी किया था, एक रिपोर्ट भी दी थी, किस तरह के हालात हैं सर इस समय के वहाँ का, क्या किया जाना चाहिए? अभी के हालात तो ये है भाई कि जैसे मैं कह ही रहा हूँ लगातार कि अभी तो सीधे लोगों को बचाने का जद्दोजहद करनी चाहिए। अब क्या साइंस है, कैसे हुआ, क्या किया जा सकता था जो बचाया जाए, अब ये बात नहीं रही। अब ये बात है कि वो सारा का सारा कोलैप्स कर रहा है, मेजर पोर्शन जोशीमठ का कोलैप्स कर रहा है। इसके तहत वहाँ के घरों पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लोगों को वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए और उसकी कैटेगरीज बने कि कोई तो तत्काल शिफ्ट करने की ज़रूरत है बिना पल गंवाए। कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं और कुछ में एक आध महीने 2 महीने की मोहलत दे सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो जोशीमठ का है वो खतरे की जद में है और लोगों को उसके अनुसार तत्काल प्रशासनिक निर्णय अब ज़्यादा होने चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ये थे भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सतीश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय हालात और जो इस समय जोशीमठ के हालात बने हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन को अब जोशीमठ बचाने की नहीं बल्कि जो स्थानीय जनता की जो समस्या है उनको दूसरी जगह, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात जोशीमठ में है, जो अध्ययन वहाँ का आया है, वैसे में जोशीमठ के ऊपर उसके अस्तित्व का खतरा बरकरार रहेगा और कभी भी बड़ी कोई घटना घट सकती है। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में सड़क सुरक्षा माह का आज शुभारंभ किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह को लेकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारे लगाते हुए माइक के जरिए लोगों को प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला अधिकारी संजीव रंजन भी मौजूद रहे और ये सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जिसकी हरी झंडी कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही ने दिखाया और लोगों को जागरूक किया गया कि यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा का जो नियम है उसका उल्लंघन ना करें, उसका पालन करें और तभी आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। इस माह की शुरुआत आज की गई है सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसको हरी झंडी दिखाकर सदर विधायक श्यामधनी राही ने रवाना किया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाला। बदायूं में एडीओ पंचायत की अपने महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं के दहगमा ब्लॉक के एक एडीओ पंचायत ने जो सहायक पंचायत अधिकारी थी उस महिला अधिकारी के उस फोन पर अश्लील व गंदे फोटो भेजकर उसको टॉर्चर किया, जिसके बाद महिला ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। वहीं बता दें आपको कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं एडीओ पंचायत जो दहगमा के हैं मुनीश कुमार सक्सेना, उन्होंने एक सहायक पंचायत अधिकारी जो है उसके फ़ोन पर अवैध और गंदे तरीके की जो पिक्चरें डाली हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की भी मानसिकता ठीक नहीं है। वहीं बता दें आपको कि जब इसकी शिकायत महिला ने उच्च अधिकारियों से की है तो अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि जो एडीओ पंचायत है उसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला ने भी कहा कि जब 10 तारीख तक अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह आत्मदाह करेगी। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर मैनपुरी में ऐसा क्या हुआ कि दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के करल थाना क्षेत्र में बच्चे को गोद में निशानतान महिला ने बच्चे को गोद में खिला लिया, जिसके बाद विपक्षियों ने पूरे परिवार के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले करल थाना क्षेत्र के खिदरपुर का मामला सामने आया, जहां ज्योति ने पड़ोस की ही परिवार की ही रहने वाली महिला सोनी के बेटे को गोद में खिला लिया। खिलाने के बाद कुछ देर बाद कहासुनी होने लगी, मगर जब परिवार के लोग एकत्रित होकर आ गए तो जिसके बाद परिवार के लोगों ने बिना
पूछे बिना बातचीत किए हुए जमकर मारपीट की है। महिला को इतनी बेरहमी से पिटाई की है। महिला के परिवारजन लगभग 8 से 7 लोग दोनों ही तरफ से घायल हो गए हैं। गंभीर घायल अवस्था में सभी का उपचार जहां कराया गया, तो वहीं लाइव वीडियो जो देखने को मिला है, उस वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं पीड़ित परिवार को दबंगों ने जमकर मारपीट की है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्षों से 4 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बस मामूली सा विवाद था। निसंत महिला ने एक बच्चे को गोद में खिलाने की बात के बाद ही ये विवाद बढ़ा और उसके बाद ही ये मारपीट की घटना हो गई है। दोनों ही तरफ से पुलिस अपनी जांच कर रही है और पूरे मामले की कार्रवाई निष्पक्ष करने की बात कही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। कन्नौज जिला अस्पताल में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम कटियार। कन्नौज जिला अस्पताल में लापरवाहियों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि भीषण ठंड का प्रकोप चल रहा है। जो जिला अस्पताल में है, कर्मचारी तो हीटर से आग तापते नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, मरीज के तीमारदार हैं, वो ठंड में ठिठुरते नजर आ रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हीटर सीएमएस के द्वारा बताया गया जिला अस्पताल में जलाना प्रतिबंधित है, उन प्रतिबंधित हीटर से जो कर्मचारी हैं वो आग ताप रहे हैं, अपनी ठंड को भगा रहे हैं। वहीं जो मरीज हैं, मरीज अपनी जवानी खुद बता रहे हैं किस तरीके से उनके लिए कोई भी ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचाव के लिए कोई इंतजाम जिला अस्पताल द्वारा नहीं किए गए हैं। मरीज के जो तीमारदार हैं, मरीजों के लिए अपने घर से ओढ़ने की व्यवस्था, कम्बल व रजाई लेके आ रहे हैं। उससे जो मरीज है, मरीज की ठंड बचाई जा रही है। कहीं ना कहीं पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने नज़र आ रही है। लेकिन जब बात की गई सीएमएस शक्ति बसु से, जिला अस्पताल सीएमएस शक्ति बसु से, उनका कहना है कि जो प्रतिबंधित हीटर कर्मचारी जला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कार्रवाई क्या होगी, कब कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय बताएगा। कन्नौज से शुभम कटियार, इंडिया वॉइस। यूपी के उन्नाव में विचित्र तरह का एक बुखार का मामला सामने आया है और इस बुखार ने कितने लोगों की जान ले ली है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिलेश कुमार। यूपी के उन्नाव में विचित्र बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है। आपको बता दें, उन्नाव के पूर्वा तहसील के ग्राम दली गली में बीते 20 दिनों में 5 बच्चे बुखार के गाल में समा गए। 5 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम अपूर्वा दुबे द्वारा उन्नाव के पूर्वा के तहसील ग्राम दली गली में निरीक्षण भी किया गया और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। वहीं सीएससी पूर्वा के डॉक्टर तपन गुप्ता का कहना है कि ये लक्षण खसरा के हैं, जिसमें पहले बुखार आता है, फिर लाल दाने शरीर में निकल आते हैं। डॉक्टर तपन गुप्ता ने बताया, 100 से ज़्यादा ग्रसित बच्चों का इलाज हमने सफलतापूर्वक किया है। दुर्भाग्यवश 5 बच्चों को हम व हमारी टीम नहीं बचा सकी है। वहीं डीएम अपूर्वा दुबे ने सीएमओ सत्य प्रकाश को निर्देशित किया है, लगातार बच्चों को दवा देकर उनकी जांच कराई जाए और इलाज की समुचित व्यवस्था भी कराई जाए। किसी भी तरह की लापरवाही होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। यूपी के संभल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्या है दिल दहला देने वाली घटना, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। घटना बताने जा रहे हैं, भाई ने बहन की गला घोंट कर हत्या कर दी गई है। उसमें बताया जा रहा है कि भाई ने अपनी बहन को आपत्तिजनक में देखा, कमरे में देखने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। हम आपको बता रहे हैं पूरा मामला जनपद संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिता एक जमीन पे पानी लगाने खेत पर गया था। उसी को देखते हुए बहन अकेली घर पर थी और अपने प्रेमी को बुलाकर कमरे में भाई ने देखा तो उसे आपत्तिजनक में मिली। तो भाई ने प्रेमी को पकड़ने का प्रयास किया तो प्रेमी घर से फरार हो गया था। बहन का गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद में भाई घर से फरार हो गया। जब पिता घर पर आया, पिता ने जब देखा उसकी बेटी की घर पर हत्या मिली, जब उसने देखा तो उसकी बेटी का गला दबा हुआ उससे कपड़े में मिला था। तो उसी को देखकर उसने मौके पर पुलिस बुलाई और पुलिस ने जब देखा तो बताया जा रहा है कि वो मामला जो था प्रेमी प्रेमिका को बताया जा रहा है, जो आपत्तिजनक में जो कुछ मिला था, उसी को देखते हुए भाई ने जो बहन की हत्या की गई है। हत्या में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो है घर से फरार हो गया था और मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद में
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। मेरे सहयोगी आमिर खान के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर एक शराब के ठेके का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो की हकीकत और वीडियो में किस तरीके का है वीडियो, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। हापुड़ में आबकारी विभाग की हीला हवाली के चलते शराब के रेटों पर जमकर ओवर रेटिंग हो रही है। आपको बता दें, दिन निकलते ही तड़के से ही शराब के ठेके खुल जाते हैं और सेल्समैनों द्वारा शराब के ऊपर ओवर रेटिंग की जाती है। हापुड़ आबकारी विभाग की हीला हवाली के चलते ही जनपद में ये सब कुछ हो रहा है। ताज़ा मामला आपको बता दें, हापुड़ के धौलाना के दहरे का है, जहां सुबह 7 बजे ही शराब की दुकान खुली हुई थी और जमकर ओवर रेटिंग की जा रही थी, जिसकी वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दी है। वहीं अब वायरल वीडियो के मामले में जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर उन्होंने ठेका संचालक को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन क्या नोटिस जारी करने कर ही पूरे दायित्व की तीसरी कर ली जाती है? इन दुकानों पर आखिर जुर्माना क्यों नहीं किया जाता? जब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आखिर जनपद में कैसे शराब के ऊपर हो रही ओवर रेटिंग रुकेगी? वहीं दूसरी तरफ तड़के से ही शराब की दुकानें खुल जाती हैं और उसके बाद उन पर ओवर रेटिंग कर शराब बेची जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आबकारी विभाग कब तक ऐसी दुकानों पर सख्त कार्रवाई करता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर पवित्र माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में आज से आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है और इसकी वजह से संगम के अलग अलग घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पौष पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। पूरे फरवरी महीने के महाशिवरात्रि तक चलने वाली इस स्नान पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाकायदा आज से जो संगम के अलग अलग इलाके हैं, सेक्टर में जो बटे हुए हैं, वहाँ पे कल्पवासी आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कल्पवास शुरू कर दिया है। दुनिया और देश का सबसे बड़ा ये आस्था का मेला लगता है संगम नगरी में, जिसके लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमांडोज के जरिए इस पूरे क्षेत्र की निगहबानी की जा रही है। सिविल पुलिस के साथ साथ तमाम तरह की जो पुलिस है वो इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ CCTV कैमरे लगाए गए, हर आने जाने वाले मार्ग पर CCTV कैमरों से निगहबानी की जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन से भी निगहबानी की जा रही है। और यही नहीं, इस आस्था के इस सैलाब में जो देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अलग अलग जो पंडाल बने हैं वहाँ पर साधु महात्मा न सिर्फ कथा वाचन कर रहे हैं बल्कि भजन कीर्तन कर रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही साथ पूरा जो संगम का ये इलाका जिसे तंबुओं का शहर कहा जाता है बस चुका है। वहाँ पर आस्था और अध्यात्म के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक चलेगा। और यही नहीं, तमाम तरह के जो अलग अलग देश से या दुनिया से श्रद्धालु आएंगे वो संगम में न सिर्फ स्नान करेंगे बल्कि पाप जो उनके जरिए किया गया है उसके प्रायश्चित करने का भी परंपरा रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि पुण्य के लाभ कमाने के लिए अब यहाँ से जो शुरुआत हुई है ये पूरे फरवरी महीने में महाशिवरात्रि तक चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इस बीच में करोड़ों श्रद्धालु इस संगम नगरी प्रयागराज में पहुँचेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। उत्तराखंड के लक्सर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जसवीर सिंह। ठंड पड़ रही है। हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ज़्यादा परेशानी किसानों और कारोबारियों को हो रही है। वजह है कि जहाँ शीतलहर चल रही है वहीं हर रोज कोहरा भी परेशान कर रहा है। हम मौजूद है लक्सर बाजार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाजार में भी एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, ग्राहक नहीं है और कुछ लोग हैं, इनसे बात भी हम कर लेते हैं। इनसे बात करेंगे तो की ठंड में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आप कहाँ का है? किस तरह ठंड पड़ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है पहले की अपेक्षा? क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि सुबह में कोहरा ज़्यादा है, दिन में ठंड हो रही है। किस तरह दिन कट रहा है? आग जला के कट रहा है। तो ये स्थिति है। और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे। तो एक ट्रांसपोर्ट कारोबार जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? पुनीत भाई, आप ट्रांसपोर्ट का यानी कि आप जो व्हीकल उसका काम करते हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही ठंड में? तो सारी आ रही ठंड हो रही है, बहुत तगड़ी। नहीं, जिस तरह आपको सवारियाँ पहले मिल रही थी, नहीं हमें आप पूरे दिन में कितना चक्कर लगा लेते हो? केवल आपकी ज़्यादा परेशानी हो रही है, यही दिक्कतें हो रही हैं। और भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक महिला भी है, इससे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? संदीपा। आप कहाँ से आए हैं?
उससे जितनी ठंड हो रही है इसे देख कर गाँव और देहात में भी कोई ऐसा इंतजाम भी है लकड़ी का है अलाव का प्रशासन ने किया हो कुछ नहीं, तो काम सब ठप हो गए, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, रोजगार कुछ नहीं। तो आपने देखा ठंड की मार हर कोई झेल रहा है, चाहे किसान हो, कारोबारी हो, छात्र हो, महिला हो, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ठंड का डिग्री 3 डिग्री दौर चल रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग का है। तो ऐसे में दिक्कतें पैदा होंगी। प्रशासन को चाहिए कि जो गरीब ऐसे लोग हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था करें ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। जसबीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।